तो गई जैसे कि आप लोगों ने लास्ट एपिसोड के एंड में देखा था, यहाँ पर लूफेंग फैंटेसी के अंदर उन तीनों टीचरों को हरा देता है। तो अब भाग के और फिर ये लोग टेम्परेरी स्टेशन पर होते हैं। वो हाई स्कूल का कह रही होती है, आप लोग सक्सेसफुली बच निकल गए। रेस्क्यू पाने में मेरी मदद करने के लिए तुम्हारा शुक्रिया सिस्टर। एल सेक्टर में हर कोई हमें बचा सकता है। वो लेडी बोलती है, ये मेरा काम है, इतना पोलाइट होने की जरूरत नहीं है। बात बस इतनी है कि अगर अगर वर्ल्ड एल्ड से ना जल्दी आ सकती है तो शायद दूसरे लोग भी आ सकते हैं। आखिरकार हम हर किसी को छोड़ नहीं सकते, लेकिन हम अभी भी एल सेक्टर के ने जो हमारी मदद करी है उसके काफी बड़े आभारी हैं। और वो कहती है अब सिचुएशन और भी ज्यादा सीरियस होती जा रही है, क्योंकि न्यू रोमन ने अभी अपने इंसेक्ट वाले मिसाइल को लॉन्च करा है, यहाँ तक कि जियोन एम्पायर पे गिर गया है। ये सुनते से वो हैरान हो जाता है और उससे पूछता है क्या तुम मॉनिटर कर सकती हो। वो लेडी बताती है, मैं जिस स्पेस स्टेशन पे हूँ उससे ना मैं सिर्फ पृथ्वी को पर नजर रख सकती हूँ, बल्कि हमारे पास एक वेपन भी है, थोर हैमर नाम से। और बात सिर्फ इतनी है कि कोई पर्सन इन्फेक्टेड होकर अपने साथ वायरस लेकर इस स्पेस स्टेशन पर भागकर आ गया था, जिसकी वजह से यहाँ पर जितने भी लोग थे वो भी उससे इन्फेक्टेड होकर ज़ॉम्बी बन गए हैं। और मैंने आधे दिन से खुद को एक वेयर हाउस में छुपा कर रखा हुआ है, और अब तो यहाँ पर खाने की भी कमी हो रही है। लेकिन मुझे नहीं पता कि ज़मीन पर आखिर नासा के साथ कांटेक्ट क्यों नहीं हो पा रहा है। मुझे आशा है कि तुम मेरी मदद कर सकते हो। लूफेंग कहता है, स्पेस स्टेशन से मेरा कोई भी लेना देना नहीं है, और रॉकेट के बिना स्पेस में जाने का कोई रास्ता ही नहीं है। कि तब यहाँ पर वो रोबोट आ जाती है जीरो, और कह रही होती है ये कम्प्लीटली इम्पॉसिबल नहीं है। लूफेंग कहता है, जीरो क्या तुम्हारे पास कोई सोल्यूशन है? वो बताती है पास ही में एक प्राइवेट मेट्रोलॉजिकल रॉकेट लॉन्च कंपनी है। हालांकि उसके पास अंतरिक्ष में कैप्सूल नहीं है, लेकिन वो अंतरिक्ष में चीजें भेज सकते हैं। और मैं तो एक रोबोट हूँ जिसे सांस लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। मैं ऊपर जा सकती हूँ और उस स्पेस स्टेशन को कंट्रोल करने में तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। केली कहती है, ये तरीका पॉसिबल है। अगर हमने स्पेस स्टेशन को कंट्रोल कर लिया तो हम दुश्मनों की मोमेंटम को और बेहतर तरीके से समझ सकेंगे। रोफेन कहता है, जरूर, तो फिर चलो करते हैं। और फिर लोग उस कंपनी में पहुंच जाते हैं जहाँ पर इन्हें रॉकेट भी मिल जाता है। वो कहती है, सारे सप्लाईज रॉकेट में लोड कर दिए गए हैं, तो ठीक है फिर मैं निकलती हूँ। पर तभी पीछे से लूफेंग कहता है, रुको नंबर 0, क्या तुम इस बात को लेकर परेशान हो रहे हो कि मैं सैटेलाइट को कंट्रोल करने के बाद तुम्हारे खिलाफ हो जाऊंगी? तुम एकदम निश्चित हो जाओ, तुमने मेरे सिस्टम को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर दिया है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ विश्वासघात नहीं करूंगी। लूफेंग उससे कहता है, ये पोर्टेबल पोर्टल साथ ले जाओ, ऊपर जाने के बाद तुम इसे खोल सकती हो और फिर आप लोग दोनों जगहों के बीच ट्रेवल कर सकते हैं। ये सुनते से वो हैरान हो जाती है और बोलती है, क्या पोर्टल? क्या तुम पहले भी इस तरह से बेस पे लौटे हो? आखिर ये कौन सी ब्लैक टेक्नोलॉजी है? और वो बोलती है, ये एकदम इम्पॉसिबल है, तुम्हारी टेक्नोलॉजी के साथ इसे बनाना असंभव है। इसका सक्सेस रेट 0.000013% है। और वैसे तुम पहले भी रिसर्च इंस्टीट्यूट के ऊपर आसानी से हमला कर पाए थे, क्योंकि तुमने पहले भी एक पोर्टल छुपा कर रखा हुआ था और उसका इस्तेमाल करा था, है ना? वो कहता है, हाँ। और सिर्फ इतना ही नहीं, हमने वेक्लाई पोशन का मार्क्स प्रोडक्शन भी कर लिया है उसके ऊपर रिसर्च कर ये सुनते सी वो सोची होती है, ये तो बहुत ज़्यादा स्कैरी है। ये पर्सन और इनका सेटर पूरे एंटायर रिसर्च इंस्टीट्यूट से ज़्यादा पावरफुल है। और फिर जीरो रॉकेट में बैठ कर निकल जाती है और लूफेंग कहता है, चलो अब घर वापस चलते हैं। और फिर इसके बाद हमें एल शेटर के गेट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर भीड़ मची होती है। उनमें से एक कह रहा होता है, मैं इलेक्ट्रिशियन हूँ, मुझे बस एक ब्रेड का टुकड़ा चाहिए। और लोग ऐसे आपस में बोल रहे होते हैं कि हमें हायर कर लो, हमें हायर कर लो, मुझे हायर कर लो, मुझे ज़्यादा कुछ नहीं है, बस मुझे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस ब्रेड का टुकड़ा चाहिए। और जो बंदा उनको रिक्रूट कर रहा है वो कह रहा होता है, ये सब तो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है इलेक्ट्रिशियन। और यहाँ पर एक गार्ड रहता है जो कि एक बंदे को थ्रेट करता है और कह रहा होता है, तुम अंदर जाओ और बॉडी चेकिंग करवाओ। कि तभी पीछे से कुछ आवाज़ आती है। वो देखता है यहाँ पर कई सारे ज़ॉम्बीज आ रहे होते हैं। ये देखकर वो कहने लगता है, डैमेड, यहाँ पर बहुत सारे एप्लीकेंट्स हैं जो कि ज़ॉम्बीज को अट्रैक्ट कर रहे हैं। ज़ॉम्बीज यहीं पर भग के आ रहे होते हैं, तो समय भड़कम बच जाती है। और वो बंदा सभी लोगों से चिल्लाते हुए कह रहा होता है, पैनिक मत करो, दूसरी टीम आएंगी और शटर को डिफेंड करेंगे। तो जो उसकी स्क्वाड रहती है वो गोलियां बारियां शुरू कर देती है ज़ॉम्बीज के ऊपर। और वो बंदा यहाँ पर एमसी के सिस्टर के पास पहुंच जाता है। हमें ऐसा लगता है कि आपको थोड़ा एक्शन करना होगा, यहाँ पर काफी सारे ज़ॉम्बीज आ चुके हैं। तो ये सुनते ही वो दोनों लेडीज बोलती हैं, तुम हमारी गॉडेस को बस इतने से मीटर के लिए परेशान करना चाहते हो। और फिर साथ उन दोनों लेडीज में उसको लेकर आपस में लड़ाई होना शुरू हो जाती है। और फिर वो एक बीस्ट को आगे भेजते हैं ज़ॉम्बीज को मारने के लिए। और वो दोनों ही सोच रही होती हैं, अगर मैं अच्छे से बिहेव करूंगी तो गॉडेस डेफिनेटली हमको रिवॉर्ड देगी। कि तभी यहाँ पर लूफेंग की टीम आ जाती है, जो कि गाड़ियों से ज़ॉम्बीज को उड़ाना शुरू कर देती हैं। और लूफेंग भी आ जाते हैं और वो फटाक से ज़ॉम्बीज का सफाया कर देता है। ये देखकर लोग हैरान हो जाते हैं और वो कहता है, हम लोग वापस आ गए हैं। तो अपने भाई को देखकर जिंगडोंग भी भगते भगते उसके पास चली जाती है। ये देखकर वो लेडी बोलती है, डैम इट, हमारी गॉडेस तो उस आदमी के हाथों में चली गई। और तभी जिंगडोंग यहाँ पर लूफेंग को वेलकम करते हुए किस भी कर देती है, जो कि उन दोनों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और फिर नेक्स्ट सीन में वो अपने रूम में होता है और कह रहा होता है, फाइनली ये बिजी डे ओवर हो गया, चलो देखते हैं सारा अपनी हार्वेस्ट को। और वो सोच रहा होता है, कल मुझे जाकर दोनों क्वींस को कंफर्ट करना है और उन दोनों फीमेल डेविल्स के साथ डील करने के लिए मेरे को आज सभी लड़कियों से दूर रहना होगा और अच्छे से आराम करना होगा।
कि तभी दरवाज़ा खुलता है और आंटी आ जाती है। कह रही होती है डायरेक्टर चलो डुअल करते हैं। वो कहता था रुको, आज रात मुझे अच्छे से आराम करना है तो नहीं, पर वो नहीं सुनती और कह रही होती है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता जल्दी से करो। वो कहते था रुको तो सिम्टम और दूसरे यहीं पर है, लेकिन वो नहीं सुनती और फिर साथ ही यहाँ पे इनकी फैंटेसी शुरू हो जाती है। आंटी कह रही होती है अगर मैं कॉन्फिडेंशन जीत जाती हूँ तो मैं चीफ कहलाऊंगी। लूफेंग कहता है इसके बारे में सोचना भी मत, यहाँ पर मैं हूँ जो कि गॉड ऑफ कुकिंग का टाइटल जीतने के लायक है। वो कहते हैं अच्छा ऐसा क्या, और फिर साथ ही वो यहाँ पर फटाक से एक डिश बनाकर उसको सर्व करती है। लूफेंग उस डिश को देखते से हैरान हो जाता है और उसके अंदर क्या क्या डला है सब बताना शुरू कर देता है। और फिर जैसे ही वो उसको टेस्ट करता है उसको मज़ा ही आ जाता है और वो उसके टेस्ट के सामने हारा हुआ महसूस करने लगता है। और आंटी उसके सिर को ऊपर पैर रख के खड़ी हो जाती है और कह रही होती है तो बताओ कैसा महसूस हो रहा है, तो तुम अपनी हार को एक्सेप्ट करोगे। पर तभी लूफेंग खड़े होते हुए उसको पीछे धकेल देता है और कह रहा होता है इसके बारे में सोचना भी मत, जीतूंगा तो मैं, अब मेरी बारी है। और वो यहाँ पर डिश बनाता है और वो उस डिश को देखकर काफ़ी हैरान हो रही होती है। और फिर साथ ही जैसे वो खाती है उसको बहुत ज़्यादा पसंद आती है। वो अपना टाउल फेंक देती है और हार जाती है और सोच रही होती है इस बार मैं फिर कैसे हार गई, ये मैं तो वाकई में बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। कि तभी यहाँ पर वो दोनों उठ जाते हैं और कह रहे होते हैं ब्रदर आकर तुम वहाँ पर क्या कर रहे हो। वो कहता है अरे जिंगटोंग तुम जाग गई। और वो कहता है मैंने कुछ बनाया है, क्या तुम लोग खाना चाहोगे। वो बोलते हैं हाँ, और फिर साथ ही वो खाने के लिए चले जाते हैं। तो अब यहाँ पर लूफेंग आंटी के साथ अकेला होता है जो कि आराम से उसको अपने गोद में लिटाकर अंगूर खिला रही होती है। लूफेंग कहता है चलो सिस्टम में मैं अपने पॉइंट ऐड कर लेता हूँ अपने हिसाब से। और फिर जैसे वो ये करता है उसका स्टेटस बढ़े आता है और साथ ही उसको यहाँ पर एक न्यू प्रिंट मिल जाता है, एक न्यू प्रिंट अनलॉक हो जाता है जो देखकर वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और कह रहा होता है काफ़ी टाइम बाद मेरे को एक न्यू वेपन का ब्लूप्रिंट मिला है। वो उसको देखता है और कह रहा होता है ये एंटी नेचुरल डिजास्टर आर्मर मोड बहुत ज़्यादा पावरफुल है। हालांकि एंटी नेचुरल डिजास्टर मोड आर्मर मोड 3 पर रिसर्च और मैन्युफैक्चर की शुरुआत करने के लिए रिसर्च रूम को हज़ारों लोगों में रिफ्यूज इस लोगों को ऑनलाइन करने की ज़रूरत पड़ेगी। करेंटली अगर मैं 10,000 लोगों को ले जाना चाहता हूँ तो रुकजवान को कम से कम 3 बार दौड़ना पड़ेगा और इसे एक हफ्ते के अंदर खोल देना चाहिए। वो कह रहा होता है ये एंटी नेचुरल डिजास्टर आर्मर मोड बहुत ज़्यादा पावरफुल लग रहा है। हालांकि एंटी नेचुरल डिजास्टर आर्मर मोड 3 पर रिसर्च और मैन्युफैक्चर करने के लिए काफ़ी बड़े रिसर्च रूम को बनाने की ज़रूरत है जिसके लिए काफ़ी सारे लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। और ये कवच मोड ताकत बढ़ाने का एक अच्छा तरीका लग रहा है। मेरे पास जो ऑक्टोपस का ओरिजिनल सेट है वो लॉन्ग रेंज मोड में है, लेकिन मेरे को अपने फेस्ट और ब्लेड की पावर को भी मजबूत करने की ज़रूरत है। आसपास का जो एनवायरनमेंट है वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम होने वाला है और मेरे को किसी भी सिचुएशन के लिए तैयार रहने की ज़रूरत है। और ये जो दूसरा मोड है वो बहुत सारे अटैक से बचाव कर सकता है। करेंट में ये सिर्फ एस लेवल का है, लेकिन मैं इसको ट्रांसफॉर्म और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकता हूँ। तो फिर वो फटाक से उठता है और अपने ऑफिस में आ जाता है जहाँ पर उसका आर्मर से रिलेटेड कुछ चीज़ें रखी होंगी जिसको वो रीमॉडल कर देता है और वो ब्लू प्रिंट उनके ऊपर अप्लाई हो जाता है। तो यहाँ पर उसको 6 आर्म मिल जाते हैं, 6 आर्म वाला कवच बन जाता है ये। लुफेंग कहता है ये आर्मर एस प्लस लेवल का है, ऐसा लगता है कि इसे सिर्फ टेम्परेरी तौर पर मॉडिफाई किया जा सकता है और इसमें बाकी मटेरियल्स की कमी होनी चाहिए, लेकिन मैंने ये आर्मर दूसरे पर्पज के लिए बनाया है। और फिर नेक्स्ट दिन में वो ल्यूचे के पैलेस में पहुंच जाता है वही फॉरेस्ट क्वीन और कह रहा होता है मेरे आर्मर का अल्टीमेट टेस्ट तो यहाँ पर होगा। वो बोलती है पीछे से हो तो तुम आ ही गए, तो चलो शुरू करते हैं। और वो चलते हुए उसके पास आने लगती है। लुफेंग कहता है तो रुको आज के गेम में मैं को चेंज करने वाला हूँ। और वो सोच रहा होता है इस बार मैं तुम्हें पूरी तरह से क्लीन कर दूंगा। और फिर साथ ही वो उसको किसी फिलोसफी के बारे में बताना शुरू कर देता है कि अपन को हैप्पीनेस कैसे महसूस होती है। वो कहती है कि बस इतना ही, मुझे लगता है कि मैंने ये फिलोसफी पहले भी कहीं देखी है। और वो सोच रही होती है आखिर ये किस तरह की थ्योरी है, मैंने पहले इसे कभी भी उस हाई ट्राइब में तो नहीं देखा। लुफेंग उससे कहता है मेरे रोबोटिक आर्म के साथ कोऑपरेट करो, फिर मैं तुमको नेक्स्ट लेवल की हैप्पीनेस फील करवाऊंगा जो तुमने पहले कभी नहीं करी होगी। वो कहती है क्या वाकई में, तो फिर चलो परफॉर्मेंस की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं तुम्हारे इस न्यू गेम को। और फिर साथ ही इनके फैंटेसी शुरू हो जाती है जिसमें ये लोग रेसलिंग रिंग में होते हैं। और बस तो वे कहती है तुम्हारे अंदर तो वाकई में काफी गट्स आ गए हैं जो तुम मेरे को इस सारे नामे हराने की कोशिश करने वाले हो। वो कहते हैं जरा आओ तो फिर मैं तुमको एक्सलेंस लेवल का कुंग फू एक्सपीरियंस करवाऊंगा। वो कहती है अच्छा ऐसा है क्या, फिर चलो मेरे पहले मुंह का सामना करके दिखाओ। और वो आगे बढ़ते हुए उसको पकड़ लेती है। और बस तो वे कहता है तुम तो बहुत भोली हो। वो सोच रही होती है आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है, ये क्लियर है कि वो मुझे नीचे गिराना चाहता है लेकिन वो मुझे पुश तो नहीं कर सकता। कि तभी वो अपने 6 आर्मों का इस्तेमाल करते हुए उनमें से एक से उसके पीछे अटैक करता है और दूसरे से उसका संतरी दबाना शुरू कर देता है। और वो चिल्लाते हुए कहते हैं तुम तो बेड प्ले कर रहे हो। और फिर साथ ही वो मौके का फायदा उठाते हुए उसको नीचे गिरा देता है और फटाक से चौकोर डाल देता है, उसको कस के पकड़ लेता है। वो बोलती है ये तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, आखिर तक कैसे पॉसिबल हो सकता है। और वो सोच रही होती है ये बहुत ज़्यादा ग्रेट फील दे रहा है, मैं इसके शाम को महसूस कर सकती हूँ। और फिर नेक्स्ट दिन में वो धनाशाही हो गई होती है और फिर लूफेंग वहाँ से खिसक लेता है और फिर वो स्कारलेट क्वीन के पैलेस में पहुंच जाता है जहाँ पर वो उसको अपने आर्मों से मसाज दे रहा होता है और कह रहा होता है बताइए तो कैसा महसूस हो रहा है। अब मैंने अपने आर्म को मैकेनिकल आर्म में मॉडिफाई कर लिया है और फर्स्ट क्लास की मसाज टेक्निक को कमांड भी कर लिया है इनके साथ, जिससे मैं तुमको एब्सोल्यूट सेटिस्फेक्शन की गारंटी दे सकता हूँ। और वो सोच रहा होता है डैम इट, वैसे तो मैं
अपने रिफ्यूजी का डायरेक्टर हूँ, लेकिन मेरे को यहाँ पर अपने डिग्निटी को छोड़कर बस एक मालिश वाला बनना पड़ता है। जब मैं उस एंटी संकट कवच को बनाने के लिए सारे मटेरियल को इकट्ठा कर लूंगा, तब मैं तुम्हें दिखाऊंगा, मैं तुम्हें अपने वश में करके रखूंगा। ये तभी स्कारलेट क्विड उसको एक मटेरियल दिखाते हुए कहती है रोबोटिक मसाज और 10 मिनट के लिए, जो देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और कह रहा होता है हमारी लेडी क्वीन तो बहुत ज़्यादा पोलाइट है और क्वीन को सर्व करना तो बस एक छोटी सी चीज़ है। कि तभी स्कारलेट क्वीन उठते हुए उसको नीचे गिरा लेती है। वो कह रहा होता है यार रुको आंटी ली, आज मैं अच्छी हालत में नहीं हूँ, मुझे डर है कि मैं आज मैं नहीं कर पाऊंगा, कल के लिए इंतजार करते हैं ना। लेकिन वो नहीं सुनती है, वो उसके साथ करती है और फिर साथ ही जब वो अपने रिफ्यूजी में आते हैं तो उसकी हालत बिल्कुल बेकार हो चुकी होती है। वो कह रहा होता है फाइनली मैं वापस आ गया, लेकिन मेरी कमर बहुत दर्द कर रही है और मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ। और फिर इसके बाद हमें शटर के गेट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर बाहर कई सारे लोग खड़े हुए रहते हैं। गार्ड कह रहा होता है सभी लोग लाइन में लगो और अच्छे से अंदर एंटर करो। वो बंदा कह रहा होता है वो हमें मारना और हमारा मांस तो नहीं खाना चाहते ना। वो लड़की कहती है शायद नहीं, और बता रही होती है हालांकि मैंने पहले भी कुछ अफवाहें सुनी है, जो टेंशन है रिफ्यूजी कैंप है उनके अंदर भी तुम्हें काफी सफर करना पड़ता है और साथ ही भोजन मिलना भी वहाँ पर रेयर होता है, और यहाँ तक के अंदर मार धाड़ और वायरस के केसेस भी हो सकते हैं। ज्यादातर सेरेटर्स इसी तरह से होते हैं। गार्ड कहता है सभी लोग एक एक करके अंदर आओगे, और फिर जैसे वो हाई स्कूल लड़के अंदर घुसती है वो देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और बोल रही होती है ये तो बहुत ज्यादा बड़ा है, इस सेरेटर का जो टेक है वो तो बहुत ज्यादा अमेजिंग लग रहा है। और वो बंदा कहता है कोमायाशी जैसा तुमने बताया ये उसे बहुत ज्यादा अलग क्यों लग रहा है, क्या तुमने नहीं बताया था कि शटर बहुत ज्यादा स्कैरी होता है। वो बोलती है मैं भी खुद बहुत ज्यादा सरप्राइज हूँ, ये रूमर्स है बहुत ज़्यादा अलग है और ये सोल्जर भी देखने में काफ़ी अलर्ट लेवल के लग रहे हैं। और आंटी कहती है तुम्हें खाने के लिए चीज़ें इस कॉर्नर में मिलेगी, खाने के लिए सभी लोग लाइन में लगो। और यहाँ पर डॉक्टर भी होती है जो कि सभी लोगों को वैक्सीन दे रही होती है ताकि जो वो ज़ॉम्बी वायरस से इम्यून हो जाए। और ये सब देखकर वो लोग काफ़ी हैरानी में होते हैं। वो बंदा कह रहा होता है मैंने पहले कभी भी इतना हाईटेक बेस नहीं देखा। और लड़के बोलते हैं ये कोई शेल्टर नहीं है, ये तो एक चमत्कार है। और फिर तब यहाँ पर लुफेंग आता है और बता रहा होता है यहाँ पर लाइट लेवल के सोल्जर्स हैं जो कि शेल्टर में सभी लोगों को प्रोटेक्ट करेंगे, तुम लोग बिना किसी दिक्कत के यहाँ पर आराम से रह सकते हो और खा पी सकते हो। हमारे एल शेल्टर के अंदर लोगों के लिए सफिशिएंट फूड है और 24 घंटे हॉट वाटर का सप्लाई भी है यहाँ पर। ये सुनते ही वो लड़की तो बहुत ज़्यादा इंप्रेस हो जाती है और कह रही होती है ये बॉयज तो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। और फिर हमें नेक्स्ट डे इन्फार्मरी का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर जो लेजेंड रहते हैं वो तैयार बैठे हुए रहते हैं, इन लोगों ने उसके लिए सुपर पावर वाली वैक्सीन बना ली होती है। वो कहते हैं क्या तुम तैयार हो, वो बोलती है हाँ। वो बोलते हैं फिर ठीक है मैं ये तुम्हारे अंदर इंजर्ट करने वाली हूँ। लुफेंग कह रहा होता है केले के इंजेक्शन एक्सपीरियंस के हिसाब से पहले और बाद में कुल मिलाकर 3 इंजेक्शन की जरूरत होगी। पहला इंजेक्शन एबिलिटी को अवेक करेगा और दूसरा डोज जो कि बल्कराइजर पोर्शन है वो तुम्हारी एबिलिटीज के स्तर को बढ़ाएगा, और एक तीसरा डोज भी है। और फिर साथ ही वो लोग उसके अंदर इंजेक्शन को लगा देते हैं। लुफेंग कह रहा होता है जो एबिलिटी मेडिसिन है वो इवोल्व कर सकती है पॉइंट को कंज्यूम करके, और अब इस सुपर नेचुरल पोर्शन को इंजेक्शन के द्वारा इसके अंदर डाल दिया गया है और अब ये अंडर एवोल्यूशन में चली गई है। वो उस डॉक्टर से कहता है लेंजन, और वो इवॉल्विंग वाले स्टेज में चली गई है, अब मैं बाकी सब कुछ तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ। वो कहते हैं ठीक है डायरेक्टर, और फिर वो वहां से चला जाता है डायरेक्टर चैम्बर में और जीरो से कॉन्टेक्ट करते हुए कहता है तो बताओ सब कुछ कैसा चल रहा है। कि तभी उसके सामने एक विंडो ओपन हो जाती है, उसको एक न्यू टास्क मिलता है। और फिर इसके बाद हमें स्पेस स्टेशन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो एस्ट्रोनॉट डरी हुई वेयर हाउस में बैठी हुई रहती है। कि तभी लुफेंग उससे कॉन्टेक्ट करता है, आसपास से आवाजें आ रही होती है धम धम की। वो बोलता है आखिर ये कैसी आवाजें हैं, क्या हुआ है। वो बताती है आज मैंने गलती से कुछ ज़ॉम्बीज को लिविंग वाले रूम में घुसा दिया और अब मुझे बस एक ही कमरे में फंस कर रहना है और बाहर पूरा ज़ॉम्बी से घिर चुका है और अब यहाँ पर बिल्कुल भी खाना नहीं है और मैं जो बिल्कुल एक फेरी की तरह सुंदर है यहाँ पर ऐसे ही मर जाऊंगी। लुफेंग कहते हैं तुम चिंता मत करो, हमने तुम्हारी तरफ एक रॉकेट को लॉन्च करा है जिसके अंदर सप्लाईज भी है और सपोर्ट भी है। वो पहले ही तुम्हारे स्टेशन के काफी करीब पहुंच चुका होगा। और ये सुनते से वो हैरान हो जाती है और फटाक से भगते हुए विंडो के पास जाकर देखती है, उसे रॉकेट आ जाता है नजर अपने पास आता हुआ। वो चलाते हुए कहते हैं यहाँ पर मत आओ। वो बताती है हमारे स्पेस सिस्टम में एक ऑटोमेटिक डिफेंस सिस्टम है, अगर ये रॉकेट हमारे देश का नहीं हुआ तो फिर वो ऑटोमेटिकली उस रॉकेट को ऊपर अटैक कर देगा और उसे डिस्ट्रॉय कर देगा। और यहाँ पर ऐसे ही होता है, जो स्पेस स्टेशन रहता है वो उस रॉकेट को ऊपर अटैक करके उसको पूरी तरह से तबाह कर देता है। और ये देखकर अब वो बहुत ज़्यादा निराश हो जाती है और बोल रही होती है सब कुछ खत्म हो गया। जो एक अकेला रेस्क्यू मेरे को बचाने के लिए आया था वो भी अब डिस्ट्रॉय हो चुका है और अब मैं इस छोटे से वेयर हाउस के अंदर फंस चुकी हूँ जहाँ पर खाना भी नहीं है। और फिर साथ ही वो बहुत ज़्यादा पैनिक करना शुरू कर देती है कि तभी यहाँ पर जीरो की एंट्री होती है। वो शिप के अंदर घुसने में कामयाब हो गई होती है। उसे दरवाजे के पीछे से बहुत सारी आवाज़ें सुनाई दे रही होती है। वो काफ़ी ज़्यादा घबरा रही होती है, असल में जीरो वहाँ पर ज़ॉम्बीज़ को मार रही होती है। और फिर तभी यहाँ पर दरवाज़ा खुलता है, वो काफ़ी ज़्यादा घबराई हुई रहती है कि तभी वो जीरो को देखती है जिसने उन ज़ॉम्बीज़ को मार दिया होता है।
वो बोलती है कि तुम्हें ब्यूटीफुल कंट्री द्वारा यहाँ पर भेजा गया है, और वो उससे बोलती है कि तुम्हें वो जो कि वेदर रॉकेट लेकर जस्ट यहाँ पर आए थे, और फिर उसके ऊपर अटैक कर उसे डिस्ट्रॉय कर दिया। आखिर तुम अभी भी जिंदा कैसे हो? जीरो बोलती है, मैं किसी ब्यूटीफुल कंट्री से नहीं हूँ, मेरे को तो एल शेल्टर द्वारा भेजा गया है और मैं यहाँ पर तुमको बचाने के लिए आई हूँ। और रॉकेट के डिस्ट्रॉय होने से पहले मैं रॉकेट से कूद गई थी, क्योंकि मैं एक रोबोट हूँ, इसलिए मेरे को सांस लेने की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए मैं बच गई। चलो अब ज्यादा बातें नहीं करते, डायरेक्टर और बाकी लोग हमारा इंतजार कर रहे हैं शेल्टर में। चलो इसे टेलीपोर्ट करने वाले पोर्टल से वापस चला जाए। वो ये देखकर काफी हैरान हो जाती है, और फिर साथ ही वो रोबोट के पीछे पीछे उस पोर्टल के थ्रू शेल्टर में पहुंच जाती है और कह रही होती है कि हमें वाकई में बच गई, और आसपास देखते हुए सोच रही होती है इनके पास ना सिर्फ एक हाईटेक एआई रोबोट है, बल्कि काफी खतरनाक टेक्नोलॉजी भी है और एक टेलीपोर्टेशन पोर्टल भी है। ये शेल्टर वो ये क्या जिससे हमारे स्पेस स्टेशन ने गलती से कांटेक्ट कर लिया था। तभी लुफेंग उसके पास आता है और बोल रहा होता है, तुम्हारा स्वागत है हमारे एल शेल्टर में। वो लुफेंग को देखते से उसको दो से छप्पे देना शुरू कर देती है और बोल रही होती है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरे को बचाने के लिए, अगर तुम नहीं होते तो मैं वहां पर मर चुकी होती। वो बोलती है, तुम्हारा शेल्टर तो बहुत ही ग्रेट है, इसमें ना सिर्फ हाईटेक टेक्नोलॉजी है बल्कि एक काफी खतरनाक टेलीपोर्टेशन पोर्टल भी है। वो पीछे हटते हुए कहते, तुमने तो कुछ ज्यादा ही तारीफ करते मिस लोरा। लुफेंग उसे बताता है, मिस लोरा हमारे शेल्टर में इनफ भोजन है और हम तुमको जरूरी सप्लाईज यहाँ से पोर्टल के जरिए वहाँ वहाँ पर आसानी से भेज सकते हैं, और तुम हमें ऊपर उस स्पेस स्टेशन में काबू पाने में हेल्प करोगी। वो कहती है, लेकिन स्पेस स्टेशन के ऊपर तो जोम्बिस का कब्जा हो चुका है। वो कहता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तुम्हारे साथ सोल्जर्स की एक टीम भेजूंगा, फिर आप लोग धीरे धीरे उस स्पेस स्टेशन को वापस पा लेंगे। और वो अपने एक सोल्जर से कहता है, तुम बाद में स्पेस स्टेशन पे अपनी टीम लेकर जाओगे और सफाई कर दोगे जोम्बिस का। वो कहता है, ठीक है। लुफेंग उससे कहता है, आज के लिए तुम यहीं पर रुक जाओ और फिर बाद में टीम को लीड करते हुए पोर्टल के थ्रू वहां पर चली जाना। वो बोलती है, ठीक है। और फिर इसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है इन्फार्मरी में, जहाँ पर जो लीजन सो रही होती है, उसे अचानक से होश आता है और फिर वो फटाक से वहां से गायब हो जाती है। डॉक्टर कहती है, आखिर लीजन कहाँ चली गई? और फिर आंटी का कुछ सामान भी गायब हो जाता है, के लिए किताब पढ़ रही होती है, वो भी उसके हाथ से गायब हो जाती है और कह रही होती है, आखिर वो किताब कहाँ चली गई? और फिर साथ ही एक बंदे की पर्सनल फोटो भी गायब हो जाती है। और ये सब कुछ बस से 20 सेकंड के अंदर हुआ होता है, और एक लड़की जो नहा रही होती है उसके अंडरवेयर भी गायब हो जाती है। वो चलाते हुए कहते हैं, मेरी अंडरवेयर कहाँ चली गई, क्या यहाँ पर कोई चोर है? और फिर दिखाया जाता है 30 सेकंड हो चुके होते हैं, और जो लुफेंग रहता है वो डायरेक्टर चैम्बर में बैठे हुए कुछ देख रहा होता है कि तभी पीछे से जीलिंग आ जाती है, और वो ये सब कुछ बस 35 सेकंड के अंदर करते हुए यहाँ पर आई है। और वो कह रही होती है, बॉय देखो मैं जाग चुकी हूँ। और उसके हाथ में बहुत सारा सामान होता है जो कि उन लोगों से छीन के लाई है। उसको यहाँ पर शायद टाइम को स्लो करने की एबिलिटी मिल गई होती है, जैसे सब कुछ स्लो हो जाता है लेकिन वो फास्ट रहती है। और फिर वो उसको अपनी एबिलिटी के बारे में बताती है। लुफेंग कहता है कि टाइम को चुराने की एबिलिटी, और वो हंसना शुरू कर देती है और फटाक से चुटकी बजाती हुई उसके पेंट उतार देती है। वो कहता है, आखिर ये कैसे हो गया? वो बताती है, मेरे टाइम की एबिलिटी है ये, मैं समय को चुरा सकती हूँ, और ये कुछ इस तरह से काम करती है, पूरी दुनिया मेरे मेरे बारे में भूल जाती है और 1 सेकंड के लिए, और मैं छुप जाती हूँ पूरी दुनिया से, और उसी के दौरान मैं ये कर सकती हूँ। ये सुनते ही वो काफ़ी हैरान हो जाते हैं और कह रहा होता है, ये एबिलिटी तो काफ़ी ज़्यादा टेरिफाइंग है, ये तो एक बहुत ही किलर मूव हो सकता है क्रिटिकल मोमेंट पर। और साथ ही वो रोना शुरू कर देता है और कह रहा होता है, लेते तुम तो बहुत ज़्यादा लकी हो, इस तरह की एबिलिटी हर होम बॉय का सपना होता है, ये ड्रीम एबिलिटी आखिर मेरे पास क्यों नहीं है? तभी एकदम से वो उसके पास आ जाती है। वो कहता है, रोको तो, और फिर साथ ही इन दोनों की फैंटेसी स्टार्ट हो जाती है। लुफेंग उससे कहता है, मेरी तरफ आओ, भाव को मत, बिल्कुल भी मेरे पास आओ, तुम बिल्कुल उस कैंडिडेट की तरह हो जो कि बहुत ज़्यादा डेस्परेट है और अपना आंसर लिख रहा है एग्जाम के दौरान, जब एग्जाम टाइम लगभग खत्म होने वाला है, इसलिए जल्दी करो और मेरे को अपने ट्रू फेस के बारे में बताओ माइनक्राफ्ट। वो कहती है, अगर एक रोज नहीं है तो फिर ये तुमको तोड़ नहीं सकता। ये सुनते थे वो हंसते हुए कहते हैं, तो फिर मेरे पास आओ ना। फिर वो चलते हुए उसके पास आने लगती है। तभी वो यहाँ पर ट्रिक का इस्तेमाल करता है, पता नहीं कोई यहीं से कोई सी तो बड़ी चीज़ ले आता है और उसके ऊपर धे मारता है, और फिर साथ ही हंसना शुरू कर देता है और कह रहा होता है, ये खत्म हो गया, तुम हार गई हो, कोई भी मेरे को सरप्राइज नहीं कर सकता। लेकिन लीजेंड तो उसके पीछे खड़ी होती है। ये देखकर वो काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कह रहा होता है, आखिर तुम कब वहां पर पहुंच गई? वो उसको बताती है, तुम्हारे हमला करने से पहले ही मैंने अपने एबिलिटी को एक्टिवेट कर लिया था और उसी वक्त ये सेकंड मेरा हो गया था। और फिर साथ ही वो उसको एक खतरनाक बट स्लैप मारती है, अपने छुआड़े से एक जोर का धक्का मारती है कुल मिलाकर, और कह रही होती है, मैं इसे एक 5 सेकंड के अंदर 5 सेशन कर सकती हूँ और तुम बस इसे एक्सेप्ट ही कर पाओगे। और वो लगातार उसको बट पे बट मारती है। लुफेंग की हालत बेकार हो जाती है और वो कह रहा होता है कि खतरनाक अटैक है, और फिर साथ ही वो फाइनल बट मारती है और उसके ऊपर बैठ जाती है और बोलती है, ये खत्म हुआ। और लुफेंग भी सोच रहा होता है, डैम इट, आजकल मैं बहुत ही ज़्यादा हार रहा हूँ और ये पहले से बहुत ज़्यादा पावरफुल हो चुकी है। और फिर इसके बाद हमें सीधे 2 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। ये सभी लोग अपने मीटिंग
रूम में होते हैं। लूफेंग कहता है जनरल डोंगफेंग क्या तुम बिल्कुल सच कह रहे हो? वो कहता है हाँ, कुछ दिन पहले त्यांग शुर ने अपने सबॉर्डिनेट को ये बताने के लिए भेजा था कि प्राइम मिनिस्टर आधे महीने में सेना के साथ बातचीत करेंगे और कहा गया था कि वो सुलह करना चाहते हैं। किली बोलती है जेंग ट्यांग तो बार बार हमारे शोल्डर के ऊपर अटैक करने के लिए लोगों को भेजता था, तो वो अचानक से हमारे साथ सुलह क्यों करना चाहता है? और वो दूसरी बंदी भी कहती है वो बड़ा आदमी जरूर कोई साजिश कर रहा है, उसके ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता। लुफेंग कहता है ईमानदारी से कहूँ तो मुझे नहीं पता कि ये आदमी क्या करना चाहता है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो आदमी जेंग ट्यांग है, हम सिर्फ बात करने का नाटक कर सकते हैं और एक कदम आगे बढ़ा सकते हैं। और वो सभी कहते हैं हाँ ये अच्छा है। लुफेंग कहता है फिर नेक्स्ट आप लोग अपने 3 गोल्स को पीरियोरिटी देंगे। आप लोग 3 टीमों में काम करेंगे। सबसे पहले क्योंकि पोर्टल एक साथ इन लोगों को वापस नहीं ले जा सकता, लॉन्ग जॉन और वल्करी वो पहली टीम को लीड करेंगे और सब में क्लैन में वापस जाएंगे और थोड़ी पॉपुलेशन लेकर आएंगे। के लिए तुम आसपास के इलाके में मौजूद ज़ॉम्बीज़ को खत्म करने वाली दूसरी टीम को लीड करोगी और आसपास के इलाके पर कब्जा भी करना होगा तुम्हें। मैं शेल्टर का विस्तार शुरू करना चाहता हूँ और लेजेंड झेंग्यून और मैं साथ में मिलकर लोरा की हेल्प करेंगे ताकि उस स्पेस स्टेशन को वापस ले सके। अगर स्पेस स्टेशन हमारे अंडर आ जाता है तो उसका वो तो हमारा हथियार और स्पेस से मॉनिटरिंग ये हमारी काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकती है हमारे शेल्टर के। ये सुनते सी वो लोग भी कहते हैं काफ़ी अच्छा प्लान है। और फिर इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। ये लोग सब रास्ते में होते हैं सभी क्लैन जाने गए और ये केले की टीम होती है जो कि ज़ॉम्बीज़ को मारते हुए आगे बढ़ रही होती है। और फिर इसके बाद अपन को लूफेंग की टीम का सीन दिखाया जाता है जो कि लारा की हेल्प कर रही होती है। स्पेस स्टेशन में होते हैं वो लोग और यहाँ पर जो लूफेंग है वो भी ज़ॉम्बीज़ को मारने में बिजी होता है। और फिर नेक्स्ट सीन में ये लोग एक रूम में पहुंच जाते हैं। लूफेंग कह रहा होता है फाइनली ऑब्जर्वेशन वाले रूम में से भी सारे ज़ॉम्बीज़ को मार दिया गया है और मॉनिटरिंग इक्विपमेंट को ज़ॉम्बीज़ से बिल्कुल भी नुकसान नहीं हुआ है, क्यों है ना? वो बोलते हैं वेल हाँ, मॉनिटरिंग काफ़ी अच्छी हालत में है, इसका यूज़ करते हैं। और फिर साथ ही उसको कुछ पता चल जाता है। वो कहती है सिटी के नॉर्थ साइड पर जो कैंप है वहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ इकट्ठा हो रहे हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड है। ये सुनते ही वो हैरान हो जाते हैं और सोच रहा होता है कि ये जेंग यांग जुआंग से रिलेटेड हो सकता है।